नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा हमने क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है, यानी कि एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन देखा है, यानी कि अम्ल का धातु के साथ रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स यानी धातु कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ हम उनकी अभिक्रिया देख चुके हैं। तो अब है आपस में जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक दोनों को आपस में मिला दें तो क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ जनरल रिएक्शन लिखी हुई है मैंने। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट्स प्लस वाटर, यानी कि अम्ल के साथ जब कोई क्षारक मिलता है तो क्या बनता है, लवण प्लस पानी। एग्जाम्पल के तौर पे ये रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारक। ठीक है, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो बेटा देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, एरो के इस तरफ कौन सी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये अभिकारक कहलाएंगे यानी कि रिएक्टेंट कहलाएंगे। जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो बनता क्या है, देखो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, यानी कि हमारे एसिड में से अम्ल में से Cl निकला और क्षारक में से Na सोडियम निकला, और इन्होंने आपस में मिलके क्या बना दिया, लवण यानी NaCl सॉल्ट बना दिया। और यहाँ क्या है, H बच गया और इधर क्या बच गया, OH। H और OH साथ में कंबाइन हो जाते हैं और H2O, देखिए दो H हो जाएंगे ना, तो H2O बना देते हैं। असल में ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जब कोई एसिड टूटता है ये असल में डिसोसिएट होता है। ठीक है, और H प्लस और Cl माइनस बनता है, ऐसी NaOH भी टूट जाता है। देखिए ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि जो एसिड है वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और ये जो है वो Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब ये वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ चला जाता है और बन क्या जाता है, NaCl। ये मैंने आपको 9th में बताया था कि NaCl यानी कि सॉल्ट जो है वो असल में आयंस से मिलके बने हुए हैं, आयंस से, जिसमें Na प्लस है और Cl माइनस है। आपको याद होगा, नहीं है तो प्लीज़ उसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए। तो ये प्लस इस माइनस के साथ चला जाता है और ये सॉल्ट बना देता है, और इसी तरह से ये प्लस H प्लस और OH माइनस आपस में मिल जाता है और H2O बना देता है। क्लियर, तो ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं क्या है। व्हेन एन एसिड एंड अ बेस मिक्स्ड टुगेदर, जब किसी अम्ल और क्षारक को आपस में हम अभिक्रिया कराते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो वो लवण और पानी बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब क्या मतलब है न्यूट्रलाइजेशन का, तो देखो न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल होना, उदासीनीकरण मतलब उदास हो जाना। उदास का मतलब वो आपके इमोशंस वाला उदास नहीं, उदास का मतलब ना ही वो एसिड रहेगा और ना ही बेस। देखो दोनों की आपस में ही मिक्स हो गए ना, तो एसिड और बेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं और जो हमारे पास बचता है NaCl लवण, ये ना ही एसिड है और ना ही बेस, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये न्यूट्रल है, यानी ये उदासीन है। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी प्रोसेस को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें जो प्रोडक्ट बनता है ना, यानी कि जो उत्पाद बनते हैं वो ना ही अम्ल होते हैं और ना ही क्षारक। ठीक है, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो न्यूट्रल हो गया। क्लियर बेटा। देखिए बेटा, इस रिएक्शन से रिलेटेड ही आपकी NCERT में एक एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए, यदि हम एक बीकर ले लें या टेस्ट ट्यूब ले लें, कुछ भी ले लें, और उसमें मैं क्या मिला दूं, उसमें मैं डाल दूं HCl, या तो अम्ल डाल सकती हूँ एसिड, या तो मैं क्षारक डाल सकती हूँ बेस। मान लीजिए मैंने इसमें डाला हुआ है HCl। ठीक है, अब
ये HCl, मुझे कौन सी अभिक्रिया करनी है, मुझे ये उदासीनीकरण अभिक्रिया करनी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखना है कि असल में ऐसा होता भी है या नहीं होता है। इसमें हम थोड़ा सा फिनोफ्थलीन भी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? थोड़ा सा फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन बेटा आपने पढ़ा है, स्पेलिंग का मुझे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यानी ये सूचक है, और इस सूचक में आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हम इसे HCl में डालेंगे यानी एसिड में डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, तो कोई कलर नहीं आता इसका, ये पढ़ा है आपने। लेकिन जैसे ही हम इसमें बेस डालें, बेस में डालेंगे ये, तो ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि क्या करना है। यहाँ पर मान लीजिए HCl है, लेट्स से 10 चम्मच HCl है। ठीक है, इसमें मैं धीरे धीरे क्या डालना शुरू करती हूँ, धीरे धीरे मैं इसमें NaOH यानी कि क्षारक बेस डालना शुरू करूंगी, एक एक चम्मच करके। वैसे तो हम ये टाइट्रेशन ड्रॉप वाइज करते हैं, आप हायर क्लास में भी करेंगे या आपकी लैब में होगा तो वो वहाँ पर भी करेंगे। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अब इसमें मैं मान लीजिए नीचे 10 चम्मच मैंने HCl रखा है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैंने NaOH डालना स्टार्ट किया। अब क्या होगा भाई, ये जो थोड़ा सा NaOH आया है वो थोड़े से HCl के साथ ये वाली रिएक्शन कर लेगा। ये जो आपने अभी पढ़ी NaOH और HCl की रिएक्शन कि भाई NaCl और H2O बनता है, तो जो थोड़ा NaOH डाला है वो थोड़े से HCl के साथ सॉल्ट और वाटर बना देगा और यहीं पे इसी में रहेगा घुला हुआ। सॉल्ट तो पानी में घुला हुआ रहता है ना, तो इसी में रहेगा घुला हुआ, आपको दिखेगा नहीं अलग से, सॉल्ट पानी में घुला हुआ रहेगा, पर आपको पता है कि ये वाली रिएक्शन होगी। ठीक है, अब आप और NaOH डालना शुरू करते हो। ठीक है, और NaOH जो डालोगे वो भी, और HCl जो थोड़ा सा, HCl तो ज्यादा है ना हमारे पास, NaOH कम कम है, तो मान लीजिए 1 चम्मच और डाला, फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, वो यहाँ के 3 चम्मच HCl को उसने न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीनीकरण उसका हो गया। फिर 4 चम्मच, 5 चम्मच, एक टाइम के बाद 10 चम्मच आपने HCl डाल दिए। अब क्या होगा, 10 चम्मच NaOH 10 चम्मच HCl के साथ ये वाली अभिक्रिया करके क्या बना देगा, NaCl और H2O, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर बेटा? वैसे इसमें स्ट्रेंथ का भी रोल है, बट वो हायर क्लास में। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैम 10 चम्मच के लिए 10 ही चम्मच ये चाहिए होता है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। यहाँ 10 लोग हैं, 10 लोग को हराने के लिए 10 लोग ही चाहिए हो, ऐसा जरूरी नहीं होता ना। ये तो डिपेंड करता है कि ये 10 लोग आ कैसे रहे हैं। अगर ये कमजोर वाले आ रहे हैं तो इन 10 लोगों को हराने के लिए क्या पता 20 चम्मच NaOH चाहिए हो, क्योंकि वो कमजोर है। अगर वो स्ट्रांग वाले आ रहे हैं, इससे ज्यादा स्ट्रांग, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो फिर इन 10 चम्मच को हराने के लिए 5 चम्मच भी बहुत होंगे। समझ आ रही है? तो ये स्ट्रेंथ की बात है जो आपने 9th चैप्टर में पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन, सांद्रता। ठीक है, अगर इसकी सांद्रता ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो आपको ये भी ज्यादा चाहिए होगा, और अगर इसकी स्ट्रेंथ कम है तो आपको इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये भी कम चाहिए होगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेट्स से मैं मान लेती हूँ कि अभी दोनों इक्वल, उनकी दोनों की इक्वल स्ट्रेंथ है, तो 10 चम्मच को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीनीकरण करने के लिए 10 ही चम्मच NaOH चाहिए होगा। क्लियर बच्चे? तो ये हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने एक्स्ट्रा चम्मच डाल दिया, भाई मुझे दिख थोड़ी रहा है यहाँ पे तो मुझे नमक ना बनता हुआ दिख रहा, तो मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं और NaOH डालती हूँ, तो अब बताओ, नीचे तो 10 के 10 चम्मच HCl यूज हो गए, अब जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो नीचे क्या बना देगा, नीचे वो NaOH ही रहेगा। क्यों रहेगा NaOH? क्योंकि भाई HCl तो 10 चम्मच के साथ ये रिएक्शन बना चुके, अब नीचे HCl बचा ही नहीं, अब तो सारा NaCl और H2O है। क्लियर बेटा? तो अब जो आप एक्स्ट्रा NaOH डाल रहे हो वो नीचे भी NaOH ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। अब फिनोफ्थलीन का काम आ जाएगा। फिनोफ्थलीन जैसे ही देखेगा कि मेरे भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया, HCl तो सारा खत्म हो गया, सारे हार गए, अब मैं क्या करूं, तो अब जो NaOH एक्स्ट्रा आ रहा है मैं उसके साथ रंग बदल लेता हूं, वही करेगा ना वो। तो जैसे ही एक्स्ट्रा NaOH डालेंगे, फिनोफ्थलीन अपना रंग बदल लेगा, और वो किस कलर का आपको ये दिखेगा सोल्यूशन, आपको सारा सोल्यूशन पिंक कलर का दिखेगा। पिंक कलर का दिखते ही आप समझ जाओगे कि अब मैं एक्स्ट्रा NaOH डाल रही हूँ, और अब जो नीचे है वो सारा HCl खत्म हो चुका है। क्लियर मेरी बात? सारा HCl न्यूट्रलाइज हो चुका था। अब जो हम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो एक्स्ट्रा मेरे बंदे जा रहे हैं एक्स्ट्रा, और वो
फिनोफ्थलीन के साथ मिलकर पिंक कलर शो कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने का, उदासीनीकरण अभिक्रिया देखने का। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इनको ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई इंसान है जो कि HCl की शरण में गया है, ठीक है, खुद को बचाने के लिए HCl की शरण में गया और इसका रंग नहीं है, कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब NaOH लड़ने के लिए आए हैं, ठीक है, लड़ने के लिए आए हैं, एक एक करके आ रहे हैं, एक आदमी आ रहा है HCl के एक आदमी को मार दे रहा है, अभी भी फिनोफ्थलीन सेव्ड है, अब बचा हुआ है ना, वो तो छुपा हुआ है अभी भी, क्योंकि अभी भी इसके 9 जन बचे हैं। फिर एक और आदमी आ रहा है, वो एक और आदमी को मारते जा रहा है। इस तरह से भाई 10 आदमी ने 10 आदमियों को गिरा दिया, मार दिया। अब तो यहाँ पे कोई HCl नहीं बचा ना फिनोफ्थलीन की रक्षा करने के लिए। तो अब अगर 11वां आदमी आएगा तो 11वां आदमी तो यहाँ अकेला NaOH ही रहेगा ना, बाकी तो सारा रिएक्शन भाई लाशें पड़ी हुई हैं NaCl और H2O की। तो उस 11वें आदमी को देखते ही फिनोफ्थलीन अपना रंग शो कर देगा और वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं हम अभी। देखिए बेटा, इसमें हम थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी हम जब इसमें एक्चुअली देखेंगे आपकी टाइट्रेशन में होता क्या है। देखिए, इस फ्लास्क में, इस कॉनिकल फ्लास्क में या तो आप एसिड ले लीजिए या फिर आप बेस ले लीजिए, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा इस कॉनिकल फ्लास्क में मैंने एसिड डाल दिया, ठीक है, HCl यानी कि अम्ल डाल दिया, और ऊपर जो एक ट्यूब सी दिख रही है वो उसे हम बोलते हैं ब्यूरेट। उस ब्यूरेट में आपने क्षारक डाल दिया, NaOH डाल दिया, बेस डाल दिया, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर से इसमें एसिड में NaOH डालते रहेंगे तो दोनों में रिएक्शन होती जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, वो बनता रहेगा। एक टाइम आ जाएगा जब नीचे जितना भी एसिड है और वो ऊपर के NaOH से मिलके सारा एसिड क्या बन गया, अब बन गया हमारा सॉल्ट और पानी, ठीक है। अब तो नीचे एसिड नहीं रहा ना, ठीक। अब जैसे ही आप ऊपर से एक्स्ट्रा NaOH डालते हो, जैसे ही आप ऊपर से एक्स्ट्रा NaOH डालोगे तो नीचे क्या बच जाएगा, नीचे तो एसिड है ही नहीं, नीचे अब वो एक्स्ट्रा NaOH एज इट इज़ रहेगा, जिसके साथ फिनोफ्थलीन रिएक्ट कर जाएगा और पिंक कलर शो हो जाएगा आपको। वो पिंक कलर आपको एसिड में शो नहीं हो रहा था, अम्ल में शो नहीं हो रहा था। आपने लास्ट वीडियो में ये देखा है कि जो फिनोफ्थलीन सूचक होता है, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है, वो एसिड में कोई कलर नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही वो बेस में आए वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ऊपर से एक्स्ट्रा NaOH डालोगे वैसे ही आपका सोल्यूशन पूरा का पूरा पिंक हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। क्लियर बच्चे? देखिए, अब बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें ज़्यादा डिटेल आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपको एक बेसिक सी चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वो है नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, यानी अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। मतलब ऐसे ऑक्साइड जो धातु के हो, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, धातु के ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो या कॉपर ऑक्साइड, ये बात याद रखिएगा, जो तो धातु के ऑक्साइड हो, यानी धातु और ऑक्सीजन साथ में जुड़ी हुई हो, तो वो होते हैं धात्विक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर? उनकी जब हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखिए यहाँ पे मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड यानी अम्ल से बनता क्या है, हमेशा सॉल्ट और वाटर यानी लवण और पानी ही बनता है। यही हमने अभी ऊपर भी देखा कि जब हम एसिड और बेस को यानी अम्ल और क्षारक को आपस में मिलाते हैं तो भी सॉल्ट और वाटर बनता है, यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है, और एक तो एसिड है ही, तो जाहिर है दूसरा कैसा होगा, दूसरा होगा बेसिक। क्लियर है मेरी बात? देखिए ध्यान दीजिए, जब हम मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड को एसिड में मिलाएं, अम्ल में मिलाएं, तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। और ऐसे ही यहाँ पर भी हमने अभी पढ़ा कि सॉल्ट और वाटर बनता है कब, जब एसिड और बेस आपस में मिले, है ना। यहाँ पर एसिड तो है तो दूसरा क्या होगा, झक मार के दूसरा बेस ही होगा ना बेटा। तो इसीलिए इससे आपको ये पता चलता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, बेसिक यानी क्षारिक। ये क्वेश्चन आता है कि भाई मेटल ऑक्साइड बताइए किस तरह के होते हैं, एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड के साथ जब मिलते हैं तो ये बेसिक और ये एसिड मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर।
क्लियर मेरी बात। इसी तरह से यहाँ पर है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ये मेटालिक था, यहाँ पर नॉन मेटालिक है, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, अधातु होते हैं, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। ये जब बेस के साथ रिएक्शन करें, किसके साथ इनकी रिएक्शन करनी है, क्षारक के साथ, मेटालिक की एसिड के साथ, नॉन मेटालिक की बेस के साथ, तो क्या होता है, देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी क्षारक के साथ रिएक्शन करते हैं, तो भी सॉल्ट और वाटर ही बनता है। तो जाहिर है ये बेस है ही, ये क्या होगा, एसिड होगा। अभी पढ़ा है हमने, एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ये बेस ही है, तो ये क्या होगा, एसिडिक यानी अम्लीय। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, जबकि मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, क्षारिक होते हैं। क्लियर, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है आपका। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी जाती, सिर्फ इतना पूछा जाता है, सॉरी, कि बताइए जो मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे एग्जाम्पल दे रखा होगा ZNO जिंक ऑक्साइड, ये मेटालिक ऑक्साइड है, ये कैसा है, धातु ऑक्साइड है, ये कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप सोचेंगे मेटालिक है तो इसलिए ये बेसिक होगा, क्षारिक होगा। और जैसे मान लीजिए आपको दे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से बना है ना, और कार्बन कैसा है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड होगा, वो कैसा होगा, एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा। क्लियर बेटा। चलिए फिर अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बेटा एक चीज़ आपको अब ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो एसिड्स होते हैं यानी कि अम्ल, उनमें H+ आयन होता है। आई होप आपको आयन पता है कि क्या होता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है आपने। इसी तरह से बेस यानी कि क्षारक, उनमें ज़्यादातर OH- आयन्स देखने को मिलता है। याद रखिएगा, सभी एसिड्स और बेस में H+ और OH- आयन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सभी अम्ल में H+ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं जिनमें H+ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे बेस हैं जिनमें OH- नहीं होता, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से वो आप हायर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ते हैं ऐसे एसिड्स और बेसेस जिनमें H+ और OH- नहीं होते, लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में अभी वही है कि जनरली जो एसिड्स हैं उनमें H+ आपको देखने को मिलता है, और जो बेस हैं क्षारक, उनमें OH- हमें देखने को मिलता है। एक एक्टिविटी भी है कि भाई अगर आप जो आपको पता है कि पानी में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ना, आपको ये बात पता है, अगर आप पानी की जगह एसिड डाल दें या बेस डाल दें तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, तो भी बल्ब जलेगा, लेकिन अगर आप ग्लूकोज डाल दें तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये एक्टिविटी से आपको पता चल जाता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एसिड और बेस में ये आयन्स होते हैं, पर ग्लूकोज में आयन नहीं होते। ऐसे आप चीनी का पानी मिला दें तो उसमें आयन नहीं होंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, लेकिन इनमें जलता है। और वो किसकी वजह से जलता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्यों ये विद्युत के अच्छे कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, इन आयन की वजह से। क्लियर। देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम HCl में पानी मिला दें, ये आपका अगला टॉपिक है कि जब हम अम्ल में और क्षारक में पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, ठीक। यदि हम HCl में यानी कि अम्ल में, एसिड में पानी मिलाते हैं तो ये बेटा टूटता है। ये मैंने बताया था ना इससे पहले कि ये टूट जाता है, टूट के क्या बनाता है, आयन्स बनाता है। HCl टूट के, इसमें से मान लीजिए अगर ये HCl है, पानी में मिलने के बाद ये टूट जाएगा, इसका जो बॉन्ड है, इसका जो आबंध हो रखा है वो टूट के ये H+ और Cl- बना देगा। अब ये H+ अकेले ऐसा नहीं रहता, ये अनस्टेबल है, अस्थायी होता है, इसीलिए ये फटाफट से H2O के साथ यानी पानी के साथ दोबारा अभिक्रिया करके H3O+ आयन बना देता है। तो जैसे ही आप किसी अम्ल में पानी मिलाते हैं तो कौन कौन से आयन आपको देखने को मिलेंगे, Cl-, H3O+ और थोड़ा बहुत H+ भी, ठीक है, वो भी बहुत कम। आप जैसे ही उसको डिटेक्ट करने की सोचेंगे वो फट से H2O के साथ मिलके H3O+ बना देगा, ठीक है। तो जब भी आप किसी एसिड को, अम्ल को पानी में मिलाते हैं तो वो टूटता है अपने आयन्स में। क्लियर मेरी बात। उससे आपको पता भी चल रहा है कि एसिड में H+ आयन होता है।
इसी तरह से जब आप किसी बेस को यानी कि आप क्षारक को, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, इसको भी जब आप पानी में मिलाओगे, यहाँ पे लिख देते हैं H2O, तो ये भी टूट जाएगा, इनके बीच का भी जो आबंध है वो टूट जाएगा। मैंने बताया था लास्ट पेज पे। तो ये टूट के क्या बना देगा, Na+ और OH-। ये भी क्योंकि आयंस हैं इसीलिए ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके पेपर में ये आता है कि क्या मैं सीधा सीधा NaOH ले लूँ, सॉलिड NaOH यानी कि ठोस NaOH, या मैं HCl गैस ले लूँ, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? अगर मैं ये ठोस ले लूँ, NaOH के छोटे छोटे पैलेट्स आते हैं, ठीक है, अगर मैं ठोस ले लूँ तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे? तो आंसर आएगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए बेटा, जब आप NaOH सॉलिड लेते हैं ना, यानी कि ठोस, तो ये टूटा ही नहीं, ये टूटेगा ही नहीं, ये आयंस बनेंगे ही नहीं, और आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, विद्युत के सुचालक ही नहीं होंगे, क्योंकि विद्युत का चालन कौन कर रहा है, आयन कर रहे हैं। और आयन कब बनेंगे? जब ये पानी में मिलेगा, जब ये घुलेगा। क्लियर मेरी बात? तो इसीलिए मैंने यहाँ एक्वस लिखा है, क्योंकि पानी में मिला हुआ है। पानी में मिलेंगे तो ही आयंस बनेंगे, और तो ही, आपने ये 9th में भी पढ़ा हुआ है, ये बिजली को क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक बनेंगे। क्लियर मेरी बात? तो एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप ड्राई HCl गैस लेते हैं तो क्या विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? आंसर इज नो, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन इट विल बी मिक्स्ड विद वाटर। ठीक है, जब हम इसका सोल्यूशन लें, जब हम इसका विलयन लेंगे तो ही ऐसा होगा। क्लियर? आयंस तभी बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर दैट इज नोन एज एल्कली, यानी ऐसे क्षारक जो कि पानी में घुलनशील है। जैसे मैंने बताया ना, NaOH पैलेट्स में आता है, छोटे छोटे, इसके क्रिस्टल्स नहीं बोलेंगे, पैलेट्स बोलेंगे। जैसे आपने कपूर के देखे ना, कपूर होता है, वैसे इसके पैलेट्स आते हैं छोटे छोटे, उसको पानी में मिला देते हैं। तो वो क्षारक जो पानी में घुलनशील होते हैं उनको हम क्षार भी कहते हैं। सारे क्षारक, सारे बेसिस पानी में घुले ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर घुल जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, लवण और पानी। और हमने ये देखा है कि एसिड में जनरली क्या होता है, H, देखा है ना अभी, HCl हो या H2SO4 हो या HNO3 हो, ये सारे जिसमें H हो जाएगा, अलग हो सकता है, वो आपके एसिड होंगे। तो मैंने एसिड को लिख दिया HX। और बेस में हमने क्या पढ़ा, OH- होता है, तो बेस को मैंने लिख दिया MOH। इनको जब हम मिलाएंगे तो देखो ये और ये आपस में मिल जाएंगे, MX, और बच क्या जाएगा, HOH यानी HOH। इसको हम H2O भी लिख जाते हैं। कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल है। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी एसिड ले लीजिए, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा है HCl और यहाँ बेस लिख रखा है NaOH, तो क्या होगा, ये Na और ये Cl आपस में मिल जाएंगे, बन जाएगा NaCl, यानी ये सॉल्ट है, लवण है, और HOH आपस में मिलके H2O बना देंगे। देखिए यहाँ पर वो भी लिखा हुआ है, ये टूटता है तो H+ बनता है ना, और ये टूटता है तो OH- बनता है। H+ और OH- मिलके क्या बना देंगे, H2O। क्लियर? पानी, और बाकी ये लवण, सॉल्ट। अब ध्यान दीजिए, इस H2O में ये कैसे बना है पानी, ये H+ यानी एसिड से बना हुआ है, और OH- यानी बेस से बना हुआ है। H2O में अम्ल भी है और क्षारक भी है, इसीलिए ये दोनों तरह का नेचर रखता है। एसिड भी इसका नेचर है, एसिडिक भी और बेसिक भी। क्लियर है मेरी बात? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो भी हमने रिएक्शन देखी ना एसिड और बेस की, या फिर हम एसिड में पानी मिला रहे हैं, तो ये जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, यानी ऐसी रिएक्शंस जिनमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो जैसे ही आप पानी और एसिड आपस में मिलाएंगे ना, पानी, मैंने बताया ना, पानी और एसिड आपस में मिलाएंगे तो इनमें आपका जो बीकर होगा वो गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऊष्मा, बहुत सारी हीट निकलती है। तो कैसी रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। तो क्वेश्चन अगेन बनता है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि क्या आप एसिड में पानी मिलाएंगे
या पानी में एसिड मिलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। एसिड में पानी मिलाने का मतलब एसिड ज़्यादा है और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके मिला रहे हैं, और पानी में एसिड मिलाने का मतलब है पानी ज़्यादा है और एसिड थोड़ा थोड़ा मिला रहे हैं। क्लियर? तो क्या करना चाहिए, क्या ये सही है या ये सही है? देखो, हमने अभी पढ़ा कि ये दोनों ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि दोनों में से ही हीट निकलेगी। पर अगर मैं एसिड ज़्यादा लूँ और उसमें पानी मिलाऊं तो इसमें से ज़्यादा हीट निकलेगी, और हो सकता है एसिड उछल के बाहर भी आ जाए और आपका हाथ वगैरह जल जाए। इसीलिए हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एसिड और पानी आपस में मिलाएं तो पानी में थोड़ा थोड़ा एसिड डालेंगे, एसिड में थोड़ा थोड़ा पानी नहीं डालेंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही ज़्यादा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, वाइवा में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बताओ एसिड में पानी मिला सकते हैं या पानी में एसिड मिलाएंगे। ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं, पानी में एसिड मिलाएंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और हम जल भी सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट आ जाता है, हम पानी एसिड मिलाने की बात कर रहे हैं तो वही है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर। जब हम एसिड में यानी अम्ल में पानी मिलाएं या क्षारक में पानी मिलाएं, इस पूरी चीज़ को हम कहेंगे डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को हम हिंदी में कहेंगे तनुकरण। ये आपने 9th में पढ़ा है, तनु और सांद्र, जब हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की। ठीक है, यानी विलयन की सांद्रता की चैप्टर 2 में, तो आपने पढ़ा था कि डाइल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ में पानी मिलाना। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर, जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना तनुकरण यानी कि डाइल्यूशन कहलाता है। और डाइल्यूशन करनी कैसे है? पानी ज़्यादा लेना और उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड मिलाते जाना है। क्लियर बच्चे?